हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर हमारा 8 स्टार्ट हो रहा है। देखिए, जिसमें आज की इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पे 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 2 से 3 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन का क्या है कि एलएसडी क्या होता है, इसके आपको स्रोत बताना है, साथ ही साथ दुष्प्रभाव। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एलएसडी क्या है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि एलएसडी क्या है, इसके प्रमुख स्रोत तथा साथ ही साथ इसके दुष्प्रभाव लिखिए। देखिए, सबसे पहले एलएसडी की यदि हम बात करते हैं तो एलएसडी का पूरा नाम क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड। क्या होता है एलएसडी का पूरा नाम, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड। देखिए, एलएसडी की यदि बात करते हैं तो यह एक हल्का नशीला पदार्थ होता है जो कि मस्तिष्क पर अस्थायी रूप से असर डालता है, क्योंकि औषधि फॉर्म में आता है और औषधियाँ जितनी भी होती है लगभग उनमें कुछ औषधियाँ तो ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा मात्रा में नशा, आप ये कह सकते हैं कि कुछ औषधियाँ ज़्यादा नशीली होती हैं। इसके अलावा कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जो कि हल्के नशीली होती है, मतलब मस्तिष्क पर ये अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ी बहुत मात्रा में क्या डालती है, असर डालती है। देखिए, इसका स्रोत यदि हम देखते हैं तो एलएसडी का स्रोत क्या है, मतलब एलएसडी जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो एलएसडी को क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक एक कवक होता है, तो एक क्लेबिसेप्स परप्यूरिया जो कि फंगाई होता है, इसके वर्धी भागों से प्राप्त किया जाता है। अब आपको पता है कि वर्धी भाग जो है पौधे के कौन कौन से हो सकते हैं, या तो पत्ती हो सकती है, या तो तना हो सकता है, या तो जड़ हो सकता है, क्योंकि पौधे के 3 ही तो वर्धी भाग मुख्य रूप से होते हैं। तो इसका प्रमुख स्रोत यानी कि सोर्स क्या होता है, तो एलएसडी का स्रोत क्या होता है, क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक जो फंगाई होता है, यह प्रमुख स्रोत होता है किसका, एलएसडी का। एलएसडी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, ये बेसिकली पौधों पर रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे जो राई का पौधा होता है उस पर यह जो क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक कवक होता है, यह एरगाट नामक रोग पैदा कर देता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका क्लेबिसेप्स परप्यूरिया है तो इस कवक से प्राप्त तो किया जाता है एलएसडी को, लेकिन ये कवक जो है कई सारे पौधों में रोग भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जो राई यानी कि जो सरसों की ही एक तरह से स्पीसीज होती है, तो राई के पौधे में यह एरगाट नामक रोग पैदा कर देता है। और बेसिकली हम एलएसडी को प्राप्त भी किससे करते हैं, तो जो एरगाट होता है, एरगाट को ही एकत्रित किया जाता है और उसके अर्क से ही एलएसडी को तैयार किया जाता है, यानी कि प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि जो एलएसडी होता है, एलएसडी का पूरा नाम क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड। बेसिकली हल्का नशीला पदार्थ होता है जिसके सेवन से व्यक्ति मुग्ध होने लगता है, और साथ ही साथ इसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या होता है, क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक कवक यानी कि फंगाई। क्लेबिसेप्स परप्यूरिया के कवक से ही, इसके वर्धी भागों से ही प्राप्त किया जाता है किसको, एलएसडी को। और एलएसडी जो है यह एरगाट नामक रोग पैदा कर देता है किस पौधे पर, तो राई के पौधे पर। एलएसडी के देखिए कई सारे दुष्प्रभाव यानी कि हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें तो यह मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, यानी जो स्पाइनल कार्ड होती है या आपका जो ब्रेन होता है उस पर यह प्रभावी होता है, जिससे कि उसके व्यवहार में तथा रहन सहन के तरीकों पर भी परिवर्तन आ जाता है। जो व्यक्ति यदि नशीली दवाओं का ज़्यादातर सेवन करते हैं, यानी कि एलएसडी जो है यदि इसका सेवन करते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो इससे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से उसके व्यवहार में, रहन सहन में भी, उसके तरीकों पर भी परिवर्तन आ जाता है। इसके अलावा देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है यानी कि रक्तचाप या रक्तदाब होता है, ये भी बढ़ने लग जाता है। साथ ही साथ यदि कोई गर्भवती महिला यदि इसका सेवन कर लेती है ज़्यादा मात्रा में, तो उसको गर्भपात भी हो सकता है। तो इस प्रकार से एलएसडी के प्रयोग से बचना चाहिए। और एलएसडी का यदि ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके कई सारे और दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि नशीले पदार्थ हैं और इनका संबंध सीधे मस्तिष्क से होता है। और यदि मस्तिष्क में इनका प्रभाव ज़्यादा मात्रा में पड़ जाता है तो सोचने समझने की क्षमता से लेकर के कई सारी मानसिक प्रक्रियाएं जो है प्रभावित होती है। देखिए, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर। देखिए, एक साइड तो हमारा है खाद्य, दूसरी साइड आपको लिखना है जैव उर्वरक। देखिए, खाद्य की यदि हम बात करते हैं तो एक नॉर्मल सा खाद, जो कि आप ये भी समझ सकते हैं कि आप जो नॉर्मल खाद बनाते हैं, जो कि बेसिकली आप गोबर से तैयार करते हैं, या आप गोबर गैस कह सकते हैं। गोबर गैस बेसिकली अधिकतर मात्रा में बनाई जाती थी, लेकिन यदि नॉर्मल खाद्य की बात करते हैं तो इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है।
और वहीं यदि हम जैव उर्वरक की बात करते हैं तो जैव उर्वरक जो होते हैं इनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरे के पूरे जैव उर्वरक होते हैं ये केमिकल या आप ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जिस कारण से इनमें पूरे के पूरे पदार्थों में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कम होती है, अर्थात जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना इनकी मात्रा इनमें कम होती है। यानी जो जैव उर्वरक होते हैं तो कार्बनिक पदार्थों की जगह इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जैव उर्वरक होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं, ये कार्बनिक यौगिकों को प्रदान नहीं करते हैं। इसके विपरीत जो खाद्य था वो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उसमें क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन जैव उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इनमें दूसरा डिफरेंस क्या है कि यदि हम खाद्य की बात करते हैं तो खाद्य को जंतुओं के अपशिष्ट से बनाया जाता है, या इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि जो पौधे की पत्तियां वगैरह हो जाती है, यानी कि जो पत्तियों का मृत भाग हो जाता है उसके बाद जब इनका अपघटन हो जाता है तो इनके अपघटन से भी खाद्य को तैयार किया जाता है। तो खाद्य को बेसिकली जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधे के मृत भागों के अपघटन से तैयार किया जाता है। लेकिन यदि जैव उर्वरक की बात करते हैं तो जैव उर्वरक जो है बेसिकली इसे व्यावसायिक रूप से रासायनिक पदार्थों से ही बनाया जाता है, जो भी केमिकल मटेरियल्स होते हैं उनके थ्रू बनाया जाता है किसी भी जैव उर्वरक को। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि जो यूरिया वगैरह मार्केट में मिलते हैं ये भी एक तरह के जैव उर्वरक ही होते हैं, जिनमें कि कार्बनिक यौगिकों की मात्रा या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। इसके बाद देखिए तीसरा डिफरेंस क्या है कि यदि हम खाद्य की बात करते हैं तो खाद्य में क्या होता है कि ये मृदा की उर्वरता को प्रभावित नहीं करते हैं। यदि ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाएंगे नहीं तो ये मृदा की उर्वरता को घटाते भी नहीं हैं, लेकिन अधिकतर मात्रा में ये क्या करते हैं? मृदा की उर्वरता को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं। लेकिन जैव उर्वरक का यदि हम लगातार उपयोग करते हैं या कि ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि मृदा की उर्वरता में धीरे धीरे क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि बोतल में यदि बंद जो गंगा जल होता है वो बहुत अधिक समय तक यदि रखने पर भी वो क्या होता है कि सड़ता नहीं है। इसका आपको रीजन बताना है। तो बोतल में बंद जो गंगा जल होता है काफी समय तक यदि उसको रखे रहते हैं फिर भी वह नहीं सड़ता है, क्यों? देखिए तो इसका एक ही रीजन है कि जो गंगा नदी का जल होता है इसमें कई वर्षों से आपको पता है कि इसमें मृत शरीर या अन्य उत्सर्जी पदार्थों का विसर्जन जो है किया जाता है। लेकिन इसमें क्या उपस्थित होता है? बैक्टीरियोफेजेज यानी कि जीवाणु भोजी जो है उपस्थित होता है, और जीवाणु भोजी के उपस्थिति के कारण ही यह जल वर्षों तक बोतल में बंद करके रखने पर भी नहीं सड़ता है। देखिए बैक्टीरियोफेजेज यानी कि जीवाणु भोजी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए कई जगह आपको यह मिलता है कि बैक्टीरियोफेजेज जो है बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो बैक्टीरियोफेजेज होता है यह जीवाणु भोजी जो होता है यह एक वायरस होता है। और बेसिकली ये बैक्टीरियोफेज का काम क्या है? बैक्टीरिया को ही नष्ट करना। इसका नाम बैक्टीरियोफेज है लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं होता है, ये एक प्रकार का वायरस होता है। तो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज जो है जितने भी इनके जल में बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं और जल को शुद्ध बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरियोफेजेज यानी कि जीवाणु भोजी की उपस्थिति के कारण ही गंगा नदी का जो जल है वो नहीं सड़ता है। काफी लंबे समय तक यदि आप बंद बॉटल के अंदर रखेंगे तब पर भी ये नहीं सड़ता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक जो होते हैं ये किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है कि जो जैव उर्वरक होते हैं किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है कि एक्चुअल में जो जैव उर्वरक होते हैं इसके सोर्सेस यानी कि स्रोत क्या होते हैं। तो चूंकि आपका चैप्टर ही क्या चल रहा है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी भूमिका मानव कल्याण में, तो सूक्ष्म जीवों का कहां कहां पे यूज है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सूक्ष्म जीवों का यहां पर भी होता है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। चूंकि जैव उर्वरक जो होते हैं बेसिकली एक प्रकार के जीव ही होते हैं, और कैसे जीव होते हैं? तो माइक्रो जीव होते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रकार के जीव होते हैं जैव उर्वरक, जो कि आप ये समझ सकते हैं कि मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अब इसके अंतर्गत चाहे जो भी सूक्ष्म जीव आते होंगे ये कहीं ना कहीं मृदा की जो पोषक गुणवत्ता होती है उस पर सुधार लाते हैं, उस पर ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा देखिए यदि हम बात करते हैं जैव उर्वरकों के जो प्रमुख स्रोत होते हैं या तो कवक हो सकते हैं यानी कि फंगाई हो सकते हैं, या इसके अलावा बैक्टीरिया भी हो सकती है। बैक्टीरिया के अलावा इसके अलावा जो BCA यानी BGA यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिसको कि आप साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं।
तो जैव उर्वरक के प्रमुख स्रोतों में से सबसे पहला तो कवक होता है, इसके अलावा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु भी होते हैं, साथ ही साथ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि बेसिकली किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी के सभी प्रमुख सोर्स होते हैं किसके, जैव उर्वरक के। और ये सभी के सभी क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे कोई भी जीवाणु हो, ये क्या करते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू ये क्या करते हैं कि कार्बनिक रूप में बदल देते हैं, मतलब नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को ये कार्बनिक यौगिकों में एक तरह से परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि रूपांतरित कर देते हैं, और इस प्रकार से ये मृदा की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे भी दूसरे प्रकार के जीवाणु होते हैं, जैसे कि एजोस्पाइरिलम एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, इसके अलावा एजोटोबैक्टर यह भी प्रमुख बैक्टीरिया होता है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के बाद उनको कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। अब चूंकि कार्बनिक यौगिक यदि बन गए तो एक प्रकार से खाद्य का काम करने लगेंगे, मतलब मृदा की उर्वरता को क्या करने लगेंगे, बढ़ाने लगेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया भी महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। बेसिकली धान के खेत से एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जो धान के खेत होते हैं उनमें बेसिकली कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो आपको याद रखना है कि जो दलदली जगहें होती है वहां से बेसिकली मीथेन गैसें जो कि दलदली स्थानों से है, तो वो प्रमुख रूप से एक ऐसी गैस है जो कि धान के खेतों से भी उत्पन्न होती है, यानी कि निकलती है। तो धान के खेत में जैसे साइनोबैक्टीरिया होता है, ये महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं, यानी कि मृदा की उर्वरता में वृद्धि लाते हैं। इसके अलावा देखिए जो नील हरित शैवाल होते हैं यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ये भी मृदा में उपस्थित जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं, और जाहिर सी बात है कि यदि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है तो मृदा की उर्वरता भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।